दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और ड्रैकुला। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है ड्रैकुला का हमला, जो सुपर कमांडो दुलू की कॉमिक्स थी। तो पहले आप उसको पढ़ना ताकि आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जाए। वो कॉमिक आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। सुपर कमांडो दुलू का फोल्डर है उसके अंदर। तो पढ़ते हैं इसको, नागराज और ड्रैकुला। राजनगर को महानगर से जोड़ने वाला ये सुपर हाईवे वैसे तो काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आज इस पर ट्रैफिक न के बराबर है, क्योंकि राजनगर पर हुए ड्रैकुला के हमले के बाद महानगर वाले राजनगर जाना नहीं चाहते और राजनगर वाले व्यापारों के आतंक के कारण घर से बाहर आना नहीं चाहते। इसलिए आज सड़क पर कोई भी ऐसा नहीं है जो राजनगर से महानगर की तरफ जा रही इस घायल महिला को लिफ्ट देकर अस्पताल पहुंचा सके, या शायद मदद जीप पर चढ़कर आ रही है। तुमको आतंकवादियों की कैद में जो मानसिक यंत्रणा हुई होगी उसी से तुमको मुक्ति दिलाने के लिए मैंने बच्चों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। तुमने सही सोचा राज, मुझे ऐसी आउटिंग की सख्त जरूरत थी। भला बच्चों के साथ पिकनिक मनाने से ज्यादा अच्छा रिलैक्सेशन और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जिस सड़क पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता हो उस पर आज एक भी गाड़ी नजर क्यों नहीं आ रही है। कुछ पता नहीं भारती, कल रात से न तो मैंने न्यूज सुनी और न ही किसी ने फोन पर बताया। बस इतना पता कि राजनगर में कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन ध्रुव ने उसे कंट्रोल कर लिया है। और लेकिन अब तुम किसी गड़बड़ पर ध्यान मत देना। अब ये भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आए हो, कुछ तुम भी रिलैक्स करो। ओके ओके, पिकनिक स्पॉट भी एकदम सामने है, अब तो रिलैक्स ही। अरे सामने बीचों बीच सड़क पर एक औरत गिरी हुई है, वह घायल लगती है। वैम्पायर हमला, यह थकान के कारण गिर पड़ी है भारती। इसको लेकर समुद्र के किनारे पिकनिक स्पॉट पर चलते हैं, शायद ठंडी हवा से होश आ जाए। वैसे जीप में फर्स्ट एड किट रखी हुई है और फिर इसको जल्दी होश आ जाएगा भारती। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैंने इसको जितना पानी पिलाया था उसने वह सारा का सारा मुंह से बाहर निकाल दिया। इतनी थकान में तो इसको बहुत तेज प्यास लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये होश में आ जाए तो इससे इसका कारण पूछ लेना। फिलहाल तो ये कहीं जा नहीं रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं, इसलिए हम भी वह काम कर लें जो हम यहाँ पर करने आए हैं, टेंशन दूर करने का काम। चलो टहलते हैं। राज और भारती को किसी खतरे की आशंका नहीं थी, लेकिन खतरा तो आने वाला था। तूने गेंद गड्ढे में गिराई है, अब तू इसे निकाल। अभी ले। बच्चे को आभास नहीं था कि गड्ढे के किनारे की रेत काफी ढीली है। बंटी बंटी गड्ढे में गिर गया है। ओ गॉड, मैं अभी उसे बचाता हूँ। अरे वह औरत होश में आ गई है और वह बंटी को बचाने के लिए गड्ढे में कूद पड़ी है। मैं निकालता हूँ, तुम दोनों को पकड़ो मेरा हाथ। अरे ये गड्ढा तो मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा गहरा है। नीचे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। गर्र, ओ, और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही है। मुझे कुछ खतरा लग रहा है, मैं भी नीचे जा रहा हूँ भारती। राज गड्ढे में उतरा तो बहुत धीरे था, लेकिन बाहर बहुत तेजी से आया। ओ माय गॉड, क्या हुआ राज? अंदर कोई बड़ी जबरदस्त शक्ति मौजूद है भारती। मुझे अभी तो अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन नागराज को इस मुसीबत से निपटकर बंटी और उस महिला को सुरक्षित बाहर लाना ही होगा। वह औरत बेहोशी में व्यापार और हमला जैसे शब्द बड़बड़ा रही थी। कहीं हादसे के पीछे वैसी किसी शक्ति का हाथ तो नहीं है। कुछ पलों बाद नागराज गड्ढे के अंदर उतर रहा था। यह गड्ढा इतना गहरा कैसे है? यह जरूर किसी भूमिगत गुफाओं के जाल का एक मुहावना है, और उन गुफाओं के जाल को रेत की एक मोटी परत ने ढक रखा है। समुद्र की सतह के नीचे होने के कारण इन सुरंगों में पानी भरा हुआ है। अब आंखें अंधेरे में थोड़ा थोड़ा देख सकने की अभ्यस्त हो रही हैं। आवाजें इस तरफ से आ रही हैं। मुझ पर वार करने के बाद वह प्राणी इधर ही भागा होगा। पता नहीं इन गुफाओं के जाल में किस तरह का प्राणी रहता। अरे ये तो वही औरत है जो बंटी को बचाने के लिए नीचे कूदी थी, लेकिन इसके दांत जानवरों की तरह नुकीले कैसे हो गए और इसका रूप भी बदल गया है।
ये बंटी का खून पीना चाहती है, यानी ये औरत वास्तव में एक वैम्पायर है जिसका अंधेरे में आते ही रूप बदल गया है। मुझ पर वार भी इसी ने किया होगा। लेकिन मैंने तो सुना कि वैम्पायर सूर्य की किरणों को सह नहीं सकते। फिर ये औरत धूप में आराम से कैसे घूम रही थी? अब सूर्य की किरणें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन किरणों के कारण दिन में हमारा रूप सामान्य बना रहता है। सच पूछो तो वे किरणें अब हमारी मदद करती हैं। आह, तूने मेरी प्यास बुझने नहीं दी, मेरे शिकार को मेरे हाथों से छुड़ा दिया। अब इसका अंजाम तुझे अपना खून देकर भुगतना होगा। तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी मैं। मेरा खून पीकर तुम अपनी प्यास नहीं, बल्कि अपने जीवन की जोत को बुझा लोगी। इसलिए मेरा एहसान मानो कि मैं तुमको अपने पास पहुंचने से रोक रहा हूँ। तुम इस सरप रस्सी के सारे बीच पर चले जाओ बंटी, और जाकर भारती दीदी से कहना कि वे बच्चों को लेकर यहाँ से तुरंत चली जाएं। राज अंकल का इंतजार न करे। आह, चुस चुस। प्यास लगने पर इंसान अगर गंदे नाले का पानी पी सकते हैं, तो मैं क्या इन सांपों का सड़ा खून नहीं पी सकती? ओके नागराज, एंड थैंक्स। अब बंटी सुरक्षित है। अब मैं से खुलकर लड़ सकता हूँ। मुझसे बाद में लड़ना, पहले अपने अपनों से लड़ लो। अपनों से लड़ने का मतलब अपने सांपों से ही लड़ना है। लेकिन क्यों मेरे सामू से क्यों लड़ेंगे? और समझा, इसके काटने से मेरे सांप वैम्पायर सर बन गए हैं, और अब ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे इनसे बचना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे काट लिया तो शायद मुझ में भी वैम्पायरों के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। नागराज अपने सांपों से बचने में इतना उलझा हुआ था कि उसके पास उस वार से बचने का कोई मौका नहीं था। आ धड़ाक, तूने मुझे सतर्क कर दिया है। अब मैं तेरा खून नहीं पीऊंगी, बल्कि तेरा खून बहाऊंगी, ताकि आज के बाद तुम मेरा रास्ता कभी न रोक पाए। अरे, दूसरा घाव लगने से पहले तेरा पहला घाव भर जाता है। हाँ, लेकिन जो घाव मैं तुझे लगाने वाला हूँ वे नहीं भरेंगे, और मैं तुझ पर सर्पों से वार करने की गलती भी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे मैं कब तक बचता रहूंगा? इसको खत्म करने का कोई न कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। अरे, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे इसको मारना नहीं है, काबू में करना है। क्योंकि मैं इसको एक सामान्य महिला के रूप में देख चुका हूँ। मैं इसकी जान लेने की कोशिश तक नहीं कर सकता, लेकिन इसको बस मैं करूँ तो कैसे? अरे हाँ, पानी। वैम्पायरों को भी सांस लेने की जरूरत तो पड़ती है। इसको पानी के अंदर ले जाना होगा। नागराज के सुवार ने वैम्पायर को सुरंग की तरफ उछाल दिया, और सुरंग से फिसलती हुई वैम्पायर पानी के अंदर आ गिरी। अब मुझे इसको किसी न किसी तरह से पानी के नीचे नीचे ही रोक कर रखना है, तब तक जब तक इसके फेफड़ों से सांस खत्म न हो जाए, और ऐसा होने में ज्यादा वक्त नहीं है। आह, मुझे हवा चाहिए, दम घुट रहा है, पर यह इंसान मुझे सतह तक जाने नहीं देगा। इसका शिकंजा खोलने पर मजबूर करना होगा इसको। और नागराज को अपना शिकंजा खोलने पर मजबूर हो जाना पड़ा। हे देवकालजयी, इसके काटते ही ये छोटा सा ऑक्टोपस विशालकाय वैम्पायर बनकर मुझ पर हमला कर रहा है। अब तो इसे निपट मानो। मैं सतह तक जाकर फेफड़ों में हवा भरकर आती हूँ। वो लेडी वैम्पायर तो मेरी चाल मुझ पर ही आजमा गई। पहले मैं इसको पानी के अंदर रोककर उसको बेहोश करना चाहता था, पर अब उसका गुलाम ये वैम्पायर ऑक्टोपस मुझे पानी में डुबोकर मेरा दम घोट रहा है, और अभी अपने दांत मेरे शरीर में गड़ाकर मुझे भी वैम्पायर बनाना चाहता है। और इसको मैं यह नहीं समझा सकता कि भाई ऑक्टोपस, मुझे काटोगे तो गल जाओगे। अब मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा। सांस की कमी से मेरी शक्ति खत्म होती जा रही है, और जल में होने के कारण इसकी शक्ति बरकरार है। इसकी शक्ति खत्म करने का एकमात्र उपाय इसको पानी से बाहर ले जाना है। लेकिन मैं ऐसा करूं तो कैसे करूं? मुझ में तो इसका शिकंजा खोलने तक की ताकत नहीं बची है, और मेरी मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। या है। सर्प रस्सी की मदद लेनी होगी। सर्प रस्सी नागराज की कलाई से निकलकर पानी से बाहर चली गई। कुछ पलों के अंदर सर्प रस्सी का दूसरा छोर वैम्पायर ऑक्टोपस के एक तंतु को जकड़ चुका था। अब बेहोशी की कगार पर पहुंचे गए नागराज को सिर्फ उस पल का इंतजार था, जब सर्प रस्सी से बंधी वह चट्टान लुढ़कती हुई पानी के अंदर आ गिरे।
और नागराज के साथ साथ ऑक्टोपस का शरीर भी खिंचता हुआ पानी के बाहर आ पहुंचे। नागराज का नाग शक्ति से भरा हुआ एक ही शक्तिशाली वार सांस के लिए तड़पते ऑक्टोपस को बेहोश करने के लिए काफी था। ये कैसे हो गया? तू पानी से बाहर कैसे आ गया? यह आसान सा काम था, खासतौर से जब मेरे पास एक ऐसी रस्सी हो जो मेरे इशारों पर सोच समझकर खुद काम करती हो। मेरी सर्प रस्सी ने पानी से बाहर निकलकर पहले सुरंग की छत पर लटकी एक बड़ी चट्टान को ढूंढकर उसको अपने शिकंजे में कस लिया और फिर उसको छत से चिपकाए रखने वाले चट्टानी टुकड़ों को खोदकर चट्टान को नीचे गिरा दिया। और जब वह चट्टान पानी में गिरी तो उसने लिफ्ट की तरह सर्प रस्सी के दूसरे छोर में फंसे ऑक्टोपस और मुझको ऊपर खींचकर पानी से बाहर निकाल दिया। इसका एक ही मतलब है मानव, और वह ये कि तेरी किस्मत में पानी में डूबकर मरना नहीं लिखा है, बल्कि मेरे हाथों से मरना लिखा है। नागराज को लेडी वैम्पायर से उतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी। वह अपने शरीर को उस नुकीली चट्टान पर गिरने से नहीं बचा पाया। अब अपनी जान को अपने शरीर से धीरे धीरे निकलता हुआ देख। तूने बताया था नहीं कि तेरा खून पीकर लोग गल जाते हैं, लेकिन जो पहले से गला हुआ हो उसको तेरा खून भला क्या नुकसान पहुंचाएगा? ये सदियों से जमीन में दबे उन गले मुर्दों की नसें हैं जो मेरे इशारे पर जिंदा होकर तेरा खून पीकर फिर से अपना पुराना रूप पाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा लग रहा जैसे हजारों सुइयां मेरे शरीर में एक साथ धंसकर मेरा खून चूस रही है। इच्छाधारी कणों में बदलना भी मुश्किल लग रहा है। अब तक तू काफी कमजोर हो गया होगा, तेरे लिए हिलना भी मुश्किल होगा। अब जब मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगी तो तू चीख नहीं पाएगा। तुझे मैं एक अनोखा वैम्पायर बनाऊंगी, बिना सिर वाला वैम्पायर। नागराज का सिर धड़ से अलग होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वह धारदार चट्टान लेडी वैम्पायर के हाथ से अलग हो गई। कौन आ गया यहाँ पर? वेदाचार्य को का कोई प्रिय मुसीबत में हो और फेसलेस वहां पहुंचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तू कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन तुझ में मेरी शक्तियों से टक्कर लेने की क्षमता है। पर एक बात याद रख, तू मुझे थोड़ी देर के लिए रोक तो सकता है, पर तेरा वार मुझे मार नहीं सकता। फेसलेस, इस पर कोई घातक वार मत करना, हमको इसकी जान नहीं लेनी है। अगर जान लेनी नहीं है तो देनी पड़ेगी नागराज, क्योंकि इसको रोक कर रखना संभव है। फेसलेस, ओह, फेसलेस घातक वार नहीं कर रहा है और इस कारण वैम्पायर फेसलेस पर भारी पड़ रही है। इस मुसीबत का हल जल्दी खोजना होगा। ओह, इस मुसीबत का हल तो हमेशा मेरे सामने ही था, बस मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और वह हल है सूर्य की किरणें। अगर मैं ध्वंसक सर्पों की मदद से सुरंग की छत को तोड़कर उसमें गड्ढा कर सकूं तो सूर्य की किरणें इस अंधेरी सुरंग तक भी पहुंच जाएंगी। नागराज की योजना तो आसान सी थी, लेकिन इस योजना को पूरा कर पाना आसान नहीं था। वो चट्टान की सतह बहुत मोटी है, ध्वंसक सर्प खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा छेद नहीं कर पाए हैं। फेसलेस की हालत भी ठीक नहीं है, कोई और तरीका ढूंढना होगा। कुछ ही पलों बाद नागराज फेसलेस की मदद के लिए लड़ाई में कूद चुका था। नाग शक्तियों में से मैं इस पर सिर्फ विष फुंकार का ही प्रयोग कर सकता हूँ, और वह भी हल्की विष फुंकार का, क्योंकि तीव्र फुंकार इसके लिए जानलेवा हो सकती है। ओह, हल्की फुंकार को तो ये पचा गई नागराज, और अब इसकी शक्तियां बढ़ती जा रही है। जल्दी ही कुछ सोचो, वरना इसको तो हम जिंदा छोड़ देंगे पर खुद नहीं बचेंगे। इस समस्या का हल जरूर निकलेगा फेसलेस। मुझको तो आशा की किरण साफ नजर आ रही है। ये धूप, सूर्य की किरण इस अंधेरे में कहां से आ गई? आह 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 ये तो सामान्य होगी नागराज, पर कैसे? इसने मुझे खुद ही बताया था कि इसके जैसे वैम्पायर सूर्य की किरणों से जलते नहीं है, बल्कि सूर्य की किरणें उनके वैम्पायर रूप को दबाकर उनको सामान्य बना देती है। समस्या सूर्य की किरणों को यहाँ तक लाने की थी, और वह समस्या मेरे जगमग सर्पों ने दूर कर दी।
मेरे जगमग सिर्फ अंधेरे में चमकते ही नहीं है, बल्कि अपनी चमकीली खाल की मदद से प्रकाश की किरणों को परावर्तित भी कर सकते हैं। मैंने सुरंगों में जगमग सर्पों की एक टोली छोड़ दी। उनमें से कुछ सर्प सुरंग में जगह जगह पर बैठ गए और कुछ सर्प गड्ढे के रास्ते बीच पर चले गए। ऊपर के सर्पों ने सूर्य की किरणों को गड्ढे के अंदर परावर्तित किया और गड्ढे के अंदर खास कोण पर बैठे जगमग सर्पों ने उन किरणों को एक दूसरे के शरीर पर परावर्तित करके लेडी वैम्पायर तक पहुंचा दिया। वाह नागराज, तुम्हारे सर्पों का भी जवाब नहीं है। अब आगे हमको क्या करना है? हमको नहीं, सिर्फ मुझको। तुम इस औरत को अस्पताल पहुंचाओ जहां पर इसको बांध कर रखा जा सके, और मैं जाऊंगा राजनगर इस व्यापार मामले की तह तक पहुंचने के लिए। नागराज राजनगर की तरफ रवाना तो जरूर हो गया था, लेकिन इस बार का खतरनाक खेल राजनगर में नहीं, बल्कि राजनगर और महानगर से समान दूरी पर पड़ने वाले रूपनगर में खेला जा रहा था। हम रूपनगर में क्यों आए गुरुदेव? ड्रैकुला की राख तो राजनगर की सड़क पर पड़ी हुई है। राजनगर के रक्षक सतर्क हो चुके हैं नागपाशा। ड्रैकुला को जीवित करने की प्रक्रिया में इस बार ज्यादा समय लग सकता है। राजनगर में और महानगर में ध्रुव और नागराज की उपस्थिति के कारण हम शांतिपूर्वक अपना काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने काम के लिए रूपनगर के इस कब्रिस्तान को चुना है। महानगर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ड्रैकुला यहाँ पर जीवित होगा और कहर बरसाएगा महानगर पर। समझा गुरुदेव, लेकिन ड्रैकुला की राख राजनगर से यहाँ पर आएगी कैसे? उसका इंतजाम हो गया है। राख को राजनगर में अभी तक मौजूद ड्रैकुला का सेवक फ्रैंकस्टीन लेकर आ रहा है। मैंने उससे मानसिक संपर्क बनाकर उसको ड्रैकुला को जिंदा करने का आश्वासन देकर उसको इस काम के लिए पटाया है। अब वह ड्रैकुला की राख को लेकर आता ही होगा। कड़ाक। फ्रैंकस्टाइन ने ड्रैकुला की राख को उठा लाने का आसान सा तरीका अपनाया था। उसने सड़क का वह पूरा टुकड़ा ही उखाड़ लिया था जिस पर ड्रैकुला की राख पड़ी हुई थी। ये तो सड़क उखाड़ कर लिए जा रहा है, इस पर गोली चलाऊं क्या सर? रहने दो, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो? अभी तो चुपचाप जा रहा है और सड़क पर एक और गड्ढा बढ़ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। सही कह रहे हैं सर, वैसे भी हमारा काम इसको भगाना है और अभी तो ये अपने आप ही भाग रहा है। फ्रैंकस्टाइन को रोकने में पुलिस वालों की दिलचस्पी चाहे नहीं थी, लेकिन किसी और की दिलचस्पी फ्रैंकस्टाइन में जरूर थी। कौन रोक रहा फ्रैंकस्टाइन को? मैं। नागराज, तुम्हारा उद्देश्य यह बताने के लिए काफी है कि राजनगर में जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हारा संबंध जरूर है, वो तुम राजनगर की तरफ से आ रहे हो। अब बताओ राजनगर में ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम और ये सड़क का टुकड़ा लेकर कहां जा रहे हो? फ्रैंकस्टाइन को जाने दे, वक्त कम है, जल्दी पहुंचना है। जाने दे मुझे। धड़ाक। ओह, बला की ताकत है इस फ्रैंकस्टाइन में। इसको यहाँ से आगे जाने देना तबाही को दावत देने जैसा है। इसको यहीं पर रोकना होगा। धड़ाक। मेरे सर्प बंदरों में इसको बांध सकने की शक्ति नहीं है, इसलिए इसको बांधने के लिए कुछ ज्यादा मजबूत बंदरों की जरूरत पड़ेगी। कड़। नागराज के शक्तिशाली हाथों ने सड़क के बीच में लगी लोहे की रेलिंग के एक पूरे हिस्से को ही उखाड़ लिया। सक, और एक झटके से फ्रैंकस्टाइन का शरीर उस रेलिंग के बंधनों में कैद होता चला गया। फ्रैंकस्टाइन ने कसमसाकर ताकत तो जरूर आजमाई, लेकिन बंधन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। अब देखता हूँ इस सड़क के इस टुकड़े में भला ऐसी क्या खासियत है जो इसको उखाड़कर कहीं और ले जाने की जरूरत आ पड़ी। नागराज के उस टुकड़े पर हाथ लगाते ही फ्रैंकस्टाइन बिफर उठा, पर यह उसके मालिक की मौत और जिंदगी का सवाल था। और इस बार लोहे की सलाखों की कई परतें भी फ्रैंकस्टाइन को रोक नहीं पाई। कड़। और फिर वे ही टूटी सलाखें नागराज के शरीर में एक एक करके धंसने लगी। धप धप। कुछ ही मिनटों बाद नागराज सड़क से चिपका हुआ था। आज तो मेरा शरीर वाकई छलनी हो गया है। ये असहनीय पीड़ा मुझे इच्छाधारी कणों में बदलने नहीं दे रही है। अब और कोई रास्ता नहीं है इसकी जुबान खुलवाने का इरादा छोड़कर
अब इसकी जुबान को हमेशा के लिए बंद करने का इंतजाम करना पड़ेगा। नागराज का नागफनी सर्प आरी की तरह फ्रैंकस्टाइन की खोपड़ी को धड़ से अलग करता चला गया। खचाक। लेकिन फ्रैंकस्टाइन का हर रंग अपने आप में एक स्वतंत्र हिस्सा था। ओह, ये तो चाचा नागपासा का जात भाई लगता है। सिर कट कट गया पर यह खड़ा है। लेकिन एकाकी ये क्या हो रहा है? इसके इशारे पर घने बादल एकत्रित हो गए हैं और उनमें कड़कड़ाती बिजलियां चमक रही है। पर क्यों? क्या मतलब है इसका? मतलब समझने में नागराज को सिर्फ एक पल लगा। आह, यह बिजलियां मुझ पर गिरने के लिए चमक रही है। आम इंसानी शरीर तो ऐसे एक ही झटके में राख में बदल जाता है। मैं इन हाई वोल्टेज बिजलियों को सह तो सकता हूं, पर ज्यादा देर तक नहीं। नागराज फ्रैंकस्टाइन के रूप में अपनी मौत को देख रहा था और वहां से दूर रूपनगर के कब्रिस्तान में कुछ गड़बड़ लगती है। नागपासा, फ्रैंकस्टाइन को तो बहुत दुख पहले ड्रैकुला की राख लेकर आ जाना चाहिए था। मैं जाकर देखूं गुरुदेव? नहीं, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम भी इसमें शामिल हैं। फ्रैंकस्टाइन की खबर लाने के लिए मैंने किसी और का इंतजाम करके रखा हुआ है। भेड़िया व्यापार, ये तो तंत्र गोले के अंदर छोटा होकर गायब हो गया था गुरुदेव। इसका तंत्र का असर नष्ट करना मुझे आता नागपासा। मैंने तंत्र का असर नष्ट करके इसको सामान्य बना दिया था। इसी समय के लिए फ्रैंकस्टाइन की खोज ये करेगा। फ्रैंकस्टाइन समझ चुका था कि बगैर नागराज को खत्म किए वह आगे नहीं बढ़ सकता था। अब मैं और नहीं सह सकता। अब मेरा शरीर झुलसने लगा है। इसने अपना नाम फ्रैंकस्टाइन बताया है और अगर मुझे इसकी कहानी याद है तो इसको मुर्दों के अंग जोड़कर बनाया गया था और इसको आकाश में चमकती बिजली को खींचकर जीवन दिया गया था। ये मैंने एक न्यूज रिपोर्ट में पढ़ा था। एक तरीका आजमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने एक हाथ को आजाद करना होगा। आगे बढ़ते फ्रैंकस्टाइन के कदम एकाएक रुक गए। सड़क का वह टुकड़ा एक बार फिर उसके हाथों से छुटकर नीचे जा गिरा, क्योंकि नागराज के आजाद हाथ ने एक सलाख को उसकी कटी गर्दन में धंसा दिया था। आह, ये तूने क्या किया? क्या करना चाहता तू ये करके? अभी पता चल जाएगा। ये लोहे की सलाखें गिरती बिजलियों को मेरी तरफ आकृष्ट कर रही हैं, लेकिन अगर मेरे सर्प इन पर लिपट जाएं तो सलाखों के ऊपर लिपटे सर्प आवरण सलाखों की बिजलियों नहीं खींचने देंगे और ऐसी सूरत में सिर्फ एक सलाख गिरती बिजलियों को अपनी तरफ खींचेगी। तुम्हारी गर्दन में धसी सलाख मुझको इच्छाधारी कणों में बदलकर आजाद होने का मौका मिल जाएगा। अब देखना यह है कि तुम्हारे शरीर ऊर्जा के इस भीषण भाव को झेल पाता है या नहीं। आह, लगता मेरा शरीर फट जाएगा, लेकिन फिर मालिक का क्या होगा? मालिक? ये मालिक कौन है? ये गुर्राट तो आह काम बन गया। फ्रैंकस्टाइन के हाथों ने सड़क के उस टुकड़े को उठाकर हवा में उछाल दिया। अरे, हवा में उड़ता पंखधारी भेड़िया, और इसने सड़क के उस टुकड़े को लपक लिया है। आखिर ऐसा क्या इस टुकड़े में? नागराज की विचारधारा में उस धमाके ने व्यवधान डाल दिया। ब्रह्म। ओह, फ्रैंकस्टाइन के शरीर को ऊर्जा दबाव ने फाड़ डाला है। अपने हथियार से मारा गया बेचारा, लेकिन इतनी देर में वह उड़ता भेड़िया नजरों से गायब हो चुका है। लेकिन मैंने उसके जाने की दिशा को देख लिया है। अब मैं उसके पीछे जाऊंगा। नागराज व्यापार भेड़िया जितनी तेज गति से नहीं उड़ सकता था, इसीलिए उसको वहां पहुंचने में भी थोड़ा और वक्त लगना था। जहां पर भेड़िया व्यापार ड्रैकुला की राख के साथ पहुंच चुका था। ड्रैकुला को फटाफट जिंदा करो गुरुदेव। ये आप भेड़िए की आंखों में आंखें डालकर क्यों बैठे हो? क्योंकि जो मैं इसकी आंखों में देख रहा हूँ वह तू नहीं देख पा रहा है। मैं इसकी आंखों में नागराज को देख रहा हूँ और वह भी इधर ही आ रहा है। ओ, तब तो रूपनगर आना बेकार हो गया। अब यहाँ से फटाफट भाग चलो गुरुदेव। नहीं, भागने से नागराज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हमको एक सुनहरा मौका मिला है। ड्रैकुला को यही जिंदा करना होगा, अभी जिंदा करना होगा, ताकि जब नागराज यहाँ पर आए तो वह अपनी मौत को सामने देखे। मैं ड्रैकुला को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। इस बार इसके शरीर में दशा अस्थि क्रोश कैसे निकलेगा? कौन निकालेगा इस अस्थि क्रोश को? ये बाल निकालेगा नागपासा।
किसका बाल है यह गुरुदेव? लोरी का, जो फ्रेंकस्टाइन से लड़ते वक्त उसके सिर से टूटकर फ्रेंकस्टाइन की उंगली से लिपट गया था। जब तक आप लोरी के बाल से क्रॉस खींचेंगे तब तक तो नागराज आकर हमारी खाल खींच देगा। चिंता मत कर, नागराज के बढ़ते कदमों को रोकेगा भेड़िया व्यापार। जा, वरना तेरे मालिक का जिंदा होना तो दूर, हम सभी यहीं पर मरे हुए पड़े होंगे। ये जा तो रहा पर वापस नहीं आएगा। ये नागराज के बढ़ते कदमों को धीमा कर सकता है पर रोक नहीं सकता। काम जल्दी निपटाना पड़ेगा और जल्दी ही। क्रॉस निकालने का काम तो आसानी से निपट गया गुरुदेव। राख का ढेर ड्रैकुला का इस शरीर का रूप लेता जा रहा है। अब बस इसको खून टपकाकर जिंदा करना बाकी है और वह 5 सेकंड का काम है। फिर हमको समय की जरूरत क्यों है? तू जितना दुष्ट है उतना ही भोला भी है नागपाशा। तूने एक बार पूछा था ना कि ड्रैकुला को वश में कैसे करेंगे। हमें समय की जरूरत उसी काम की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए है। देखता जाओ, किसी भी अनहोनी के लिए तैयार है। नागराज भी रूपनगर की सीमा तक पहुंच गया था। वो भेड़िया कहीं नजर नहीं आ रहा है और यह पता करना भी मुश्किल हो रहा है कि रूपनगर में आने के बाद वह किस दिशा में गया होगा। वैरा, अब यह मुझसे बचकर नहीं जा सकता, पर यह तो मेरी तरफ ही आ रहा है और अब इसके पास सड़क का वह टुकड़ा भी नहीं है। भेड़िया व्यापार के वार से सरपरसी टूट गई और नागराज का शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। आकाश में इस वक्त एक ही ऐसी चीज थी जो नागराज को थाम सकती थी और वह था व्यापार भेड़िया। नागरसी भेड़िए के पैरों से आ लिपटी और कुछ ही पलों बाद नागराज भेड़िए के ऊपर सवार था। कड़ाक कड़क। नागराज ने भेड़िए के पंख तोड़ने में एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। अब भेड़िया व्यापार जमीन की तरफ गिरने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। यह तो लगता कि संसार से मुक्ति पा गया। लेकिन मुझको यह पता नहीं चल पाया कि यह सड़क का वह टुकड़ा कहां पर छोड़कर आया है। नागराज निश्चिंत हो गया था क्योंकि उसको यह पता नहीं था कि व्यापार इतनी आसानी से नहीं मरते। आह, इसने तो दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए हैं व्यापारियों की तरह। यानी ये भेड़िया एक व्यापार है, इसीलिए ये जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं मरा। कब मुझे काटने के बाद ये व्यापार भेड़िया तो गल रहा है, लेकिन इसके दांत मेरे शरीर में धस चुके हैं। और जहां तक मुझको पता है, व्यापार जिस प्राणी का भी खून पीने की कोशिश करते हैं वह खुद भी व्यापार बन जाता है। नागराज एक व्यापार के रूप में तब्दील हो रहा था। व्यापार जाति एक बड़ी जीत हासिल करने में सफल हो गई थी। अब उसको दूसरी जीत का इंतजार था। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मुझे ड्रैकुला के बगल में क्यों लिटा दिया है? ड्रैकुला को वश में करने का बस यही एक तरीका नागपाशा। ड्रैकुला एक व्यापार है, जीवित मुर्दा। उसकी सारी शक्ति उसके शरीर के ही कारण है। इसीलिए मैं ड्रैकुला के शरीर में तेरी आत्मा को प्रविष्ट कराने जा रहा हूँ। ड्रैकुला तो गल जाने के डर से नागराज को शायद न काटे, लेकिन जब ड्रैकुला के शरीर में तेरी आत्मा होगी तो तुझको ड्रैकुला के शरीर के गलने की कतई फिक्र नहीं होगी। और जब तक तू नागराज को व्यापार बनाकर उसको पाप का गुलाम नहीं बना देता, तब तक मैं तेरे अमर शरीर की रक्षा करूंगा। अब जा और मिला दे नागराज के जहरीले खून में व्यापार की लाख के विषाणु। गुरुदेव की आंतरिक शक्ति ने नागपाशा की आत्मा को ड्रैकुला के शरीर में प्रविष्ट करा दिया और इस घटना के एक एक पल को ध्यान से देखा गया। धोखा, मुझे ध्रुव से लड़वाकर इसने मेरी सारी शक्तियां जान ली और अभी अपने शिष्य के जरिए मेरे शरीर का प्रयोग अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए करना चाहता है। मैं इसको सफल नहीं होने दूंगा। ड्रैकुला को डबल क्रॉस करके कोई नहीं बच सकता। ड्रैकुला की आत्मा विवश थी क्योंकि सारी शक्तियां ड्रैकुला के शरीर में ही होने के कारण वह नागपाशा और गुरुदेव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उसके देखते देखते ड्रैकुला का शरीर जीवित हो उठा था। हा हा हा, कमाल हो गया गुरुदेव। मैं अपने अंदर नई शक्तियां महसूस कर रहा हूँ। अब मेरे सामने एक नागराज तो क्या, 10 नागराज भी नहीं ठहर सकते।
अब आने दो नागराज को, मैं उसकी एक एक हड्डी को 100-100 टुकड़ों में तोड़ डालूंगा। नहीं नागपाशा, तू नागराज को मारेगा तो जरूर, लेकिन पहले अपना पलड़ा भारी कर ले। नागराज को कमजोर कर फिर मार। नागराज कमजोर कैसे हुआ गुरुदेव? पहले हम पूरे महानगर में तबाही फैलाएंगे, हर महानगर वासी को अपनी शक्तियों का बंधक बनाएंगे और फिर महानगर वासियों की जान का सौदा नागराज की जान के साथ करेंगे, और वह सौदा हम कभी पूरा नहीं करेंगे, समझा न? अब जा महानगर में विनाश फैला। समझ गया गुरुदेव, पर नागराज हमसे ऐसा सौदा करेगा, इसकी क्या गारंटी है? निर्दोषों की जान बचाने के लिए नागराज कुछ भी कर सकता है, यही उसकी कमजोरी है। अब मैं तेरे शरीर को लेकर जाता हूँ और तू जा महानगर। नागराज जब यहाँ पर आएगा तो उसको सिर्फ कब्र मिलेगी और मुर्दे। ये दोनों जा रहे, मैं कैसे रोकूं इनको? कैसे? मुझे शरीर की जरूरत है। वैसे तो मैं किसी भी मुर्दे के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरी शक्तियां उतनी ही होंगी जितनी उस मुर्दे के शरीर में शक्तियां होंगी। मुझे एक ताकतवर शरीर चाहिए, किसी शक्ति धारक का शरीर। ओ ये कौवा काफी देर से उस कब्र के चक्कर काट रहा है। ये कौवा असाधारण है, यानी ये जिस कब्र के चक्कर काट रहा है वह भी असाधारण इंसान की होगी। अभी देखता हूँ। वह कब्र उस जिंदा मुर्दे की थी जिसका नाम था एंथोनी। प्रिंस चीख रहा है, इस तरह से वह पहले कभी नहीं चीखा। कब्र के पास जरूर कोई असाधारण अपराध हो रहा है। अपने शरीर में भी घुसकर इस अपराध को रोकता हूँ। एंथोनी को अपने शरीर में प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसका शरीर पहले से कब्र फाड़कर निकल आया था। हा मिल गया मुझको उन धोखेबाजों को रोकने का रास्ता। यह शरीर मेरे जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम चला लूंगा। अब मुझे भी महानगर जाना होगा। उन धोखेबाजों को मौत की नदी पार कराकर मैं फिर से अपना शरीर प्राप्त कर लूंगा। आह, कौन? नागराज हूं मैं। सड़क का टुकड़ा यहीं पर पड़ा हुआ, यानी तू ही है वह जिसके लिए वह उड़ता भेड़िया काम कर रहा था। उसने मुझे व्यापार जरूर बना डाला है, लेकिन फिर भी मेरा अपने शरीर पर अभी भी नियंत्रण है। इससे पहले कि मैं अनियंत्रित होकर तुझे मार डालूं, बता दे कि तूने ऐसा क्यों किया है। कौन है तू? नागराज, ये तो वही नागराज लगता है जिसको वैम्पायर बनाने की साजिश गुरुदेव द्वारा रची जा रही है, लेकिन ये तो पहली वैम्पायर बना हुआ है। जरूर मेरा कोई गुलाम वैम्पायर इसके शरीर में दांत गड़ाने में सफल हो गया है, यानी गुरुदेव को पता नहीं है कि उसकी योजना पहले ही सफल हो चुकी है। काश इस वक्त मैं अपने शरीर में होता तो ये मेरा गुलाम होता और मैं दुनिया पर राज करता, जिसका चाहता उसका खून पीता। लेकिन इस वक्त मेरा फायदा इसमें है कि ये वैम्पायर न बने और उन धोखेबाजों से बदला लेने में मेरी मदद करे। पर यह होगा कैसे? इसमें तो अजीबोगरीब शक्तियां हैं और ये मेरी जान लेने पर उतारू है। इससे बचने के लिए शरीर में मौजूद शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ड्रैकुला एंथोनी की शक्तियों को अब तक समझ चुका था। वह ट्रांसमिट होकर नागराज के पीछे जा पहुंचा। नागराज नीचे आ गिरा और गिरते एंथोनी की ठंडी आग ने उसको घेर दिया। आह, ये कैसी आ गई? ये मुझे सुलगाने के बजाय मुझको ठंडा कर रही है। मेरी रगों में बहता खून जैसे बर्फ बनता जा रहा है। शुक्र मना कि तू अभी वैम्पायर है, इसलिए नरक की इस ठंडी आग से अभी तक जिंदा बचा हुआ है। आम इंसान को तो यह आग अब तक सफेद राख में बदल चुकी होती। मैंने तुझको सीधा सा जवाब मांगा था, लेकिन तूने मुझ पर जानलेवा वार किया है। अब तो मैं तेरी लाश से सवाल पूछूंगा, जवाब चाहे मिले या नहीं। आह, ये जल्दी ठंडी आग की कैद से आजाद हो जाएगा, और मुझको अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा कि इसको व्यापार रूप से मुक्ति दिलाकर सामान्य रूप में कैसे लाऊं। यह घमासान युद्ध देख रही थी। एंथोनी की आत्मा बेचैन होती जा रही थी। मेरे शरीर का प्रयोग नागराज को मारने के लिए किया जा रहा है। जो भी मेरे शव में घुसा उसको ऐसा करने से रोकना होगा, लेकिन इस रूप में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी एक शरीर चाहिए, ऐसा शरीर जो मेरे शरीर को चुनौती दे सके, और ऐसा शरीर सिर्फ एक ही है, मारिया के बेटे किंग का शरीर। किंग जिसके रूप में मैंने पुनर्जन्म लिया है। अभी तो मैं जब भी किंग के शरीर में प्रवेश करता था तो एंथोनी की यादें एंथोनी के शरीर में छोड़ जाता था।
लेकिन इस बार मुझको एंथोनी की यादों के साथ ही किंग के शरीर में जाना होगा और किंग के शरीर में मौजूद शक्तियों की मदद से एंथोनी के शरीर को खाली कराना होगा। एंथोनी अपनी तरफ से नागराज की मदद करने की कोशिश कर रहा था और नागराज को शायद मदद की जरूरत भी थी। ठंडी आग उसके अंदर की ऊर्जा को नष्ट करती जा रही थी, लेकिन नागराज से ज्यादा मदद की जरूरत इस वक्त महानगर को थी, क्योंकि असली खतरा महानगर पर मंडरा रहा था। आह, ड्रैकुला की जिंदगी तो बड़ी मजेदार है, सम्मोहित करो और खून पियो चट। आह गट गट, जाओ मेरे गुलाम वैम्पायर भेड़ियो, फैला दो दहशत महानगर में। जो मिले उसका खून चूस लो, जो मर गया वह किस्मत वाला होगा और जो बच गया वह मेरा गुलाम वैम्पायर बन जाएगा। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी और सीधी भी मेरे बाप की। हा हा हा, ये तो शुरुआत है महानगर को बंधक बनाने की। मौत का नाश तो होना अभी बाकी है। शुरुआत इतनी भयानक थी कि अंत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिए, शूट टू किल। महानगर में आतंक फैलाने वाला एक भी भेड़िया जिंदा नहीं बचना चाहिए। गोलियां जिंदों को मुर्दा बना देती हैं, लेकिन मुर्दों को क्या बनाती है? कुछ नहीं। माई गॉड, गोलियां तो इन पर बेअसर है। ये तो मेरा पूरा हाथ ही चबाई जा रहा है, गन सहित। कुछ ही देर बाद महानगर की सड़कों पर सिर्फ एक ही चीज चलती फिरती नजर आ रही थी, वैम्पायर भेड़िए। इस आतंक का मुकाबला करने की योजना भी बन रही थी। सभी महानगर वासियों को सलाह दी जाती है कि वे घरों के अंदर ही रहे, किसी भी सूरत में बाहर न निकले और अगली सूचना का इंतजार करे। मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत चिंपू, कुछ नहीं होगा। बम गिराओ, चीथड़े उड़ा दो इन शैतानों के। लेकिन मौत के एक नहीं अनेक रूप होते हैं, जमीन पर कुछ और हवा में कुछ और, हेलीकॉप्टर के अंदर। ये चमगादड़ कहां से आ गए? ऐसे साइज के चमगादड़ मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। ये वैम्पायर चमगादड़ है, हमारा खून चूस रहे हैं। हवा में यान पर नियंत्रण होने का एक नतीजा होता है दुर्घटना। चीथड़े उड़ाने वालों के खुद ही चीथड़े उड़ गए थे। हे भगवान, जमीन पर भेड़िए घूम रहे हैं और आसमान में चमगादड़। शहर में शैतान का राज हो गया है और अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा मम्मी, ये नागराज का शहर है। तुम देखना, नागराज आएगा और शैतान दुम दबाकर भाग जाएगा। पूरा महानगर नागराज का रास्ता देख रहा था और नागराज देख रहा था मौत का रास्ता। आह, ये ठंडी आग मुझको बांधे हुए है और मैं अपने ऊपर से नियंत्रण खोता जा रहा हूं। इसकी ठंडी ज्वाला से बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मेरे सिर्फ पलक झपकते ही जमीन में सुरंग खोद देंगे। मैं जमीन में घुस जाऊंगा और आग मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मुझको इस तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। तड़ाक, आह आह, थू। मुर्दों के अवशोषे से सनी हुई यह मिट्टी जमीन में घुसने से मेरे मुंह में भी जा घुसी है। मेरे वैम्पायर रूप का मन तो इसको चबा जाने का कर रहा है, लेकिन मैं इसको सह नहीं सकता। थू, अब मैं तेरे चीथड़े उड़ा डालूंगा, फाड़ डालूंगा तुझे। ब्राउन, मैं तो मुर्दा हूं, मैं तो राख बनकर भी दोबारा पैदा हो सकता हूं। वैसे तो मुझे इन धमाकों से कोई खास तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मैं मार खाता रहूंगा तो मारूंगा कब? आह, तू फिर गायब होकर मेरे पीछे प्रकट हो गया। गायब होने का इतना ही शौक है तो मुझसे मार क्यों खा रहा है? गायब होकर दूर क्यों नहीं भाग जाता? मैं गायब नहीं होता, ट्रांसमिट होता हूँ, और बदकिस्मती से मैं वहीं तक ट्रांसमिट हो सकता हूँ जहां तक मेरी नजर देख सकती है। लेकिन फिलहाल मेरा इरादा इस शक्ति का प्रयोग करके भागने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा इरादा तुझे होश की दुनिया से भगाने का जरूर है। तूने अपनी ट्रांसमिट शक्ति की एक कमी बताकर मेरा काम आसान कर दिया है। तू वहीं तक ट्रांसमिट हो सकता है जहां तक देख सके, इसलिए अब तू देख ही नहीं पाएगा। सर्प डिब्बे ने देखते देखते एंथोनी को अपने अंदर बंद कर दिया। ये सांप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरी ठंडी आग इनको पलक झपकते ही खत्म कर देगी। इसका मौका तुझे नहीं मिलेगा मुर्दे।
तुझे अब किसी भी चीज का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे चक्कर खाते सिर के साथ तुझको मैं तेरी कब्र में फेंकने जा रहा हूं। यहाँ पर एक ही फटी कब्र है, यही तेरी कब्र होगी। एंथोनी के मुर्दा शरीर के अंदर पहुंचते ही कब्र गड़गड़ाकर बंद होने लगी और कब्र मेरे पूरा घुस पाने से पहले ही बंद हो गई है और मैं इसमें फंस गया हूँ। गड़गड़, अब तो ये मेरी जान लेकर ही। अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो सामान्य हो गया, पर कैसे? वैम्पायर के असर के कारण मैं तुमको पहचान नहीं पा रहा था, अब मैं तुमको पहचान गया हूँ। तुम एंथोनी हो, रूपनगर के अपराधी विनाशक। हाँ नागराज, पर तुम ठीक कैसे हो गए? यह तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप पर फिर से नियंत्रण पाता जा रहा हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि ये सब चक्कर क्या है? वह फ्रैंकस्टाइन, हवा में उड़ता वैम्पायर भेड़िया और वह सड़क का टुकड़ा, इन सब के साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ड्रैकुला, महावैम्पायर ड्रैकुला, ये सारा षड्यंत्र रच रहा है। ये सभी उसी के सेवक थे और अब वहीं ड्रैकुला महानगर में विनाश फैलाकर तुमको वश में करने गया है। उसी ड्रैकुला को नष्ट करने के लिए मुझको तुम्हारी मदद की जरूरत है और इसीलिए मैं न चाहते हुए भी तुमको वैम्पायर रूप से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहा था। मामला खतरनाक है, ड्रैकुला कुछ भी कर सकता है। हमको तुरंत महानगर पहुंचना होगा। एंथोनी के शरीर में मौजूद ड्रैकुला ने बड़ी सफाई से नागराज की मदद हासिल कर ली थी, लेकिन अभी यह तय होना बाकी था कि नागराज की मदद भी ड्रैकुला को नागपाशा से उसका शरीर वापस दिला पाएगी या नहीं, क्योंकि 2 मौतों के बाद जी उठा ड्रैकुला का शरीर पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो उठा था और बगैर शरीर को काबू में किए हुए नागपाशा को उस शरीर से बाहर निकाल पाना असंभव था। हा, सभी महानगरवासी अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। वे समझते हैं कि जब तक वे यहाँ है तब तक वे सुरक्षित हैं। उनको घरों से बाहर निकालना होगा, उनको जान की भीख मांगने के लिए मजबूर करना होगा और ऐसा होने के बाद महानगरवासियों की जान का सौदा होगा नागराज की जान के साथ। आओ अंधेरे के प्राणियों, नरक के बासिंदों, खून के पैसों, आओ सुनो अपने मालिक ड्रैकुला का हुक्म और उसे मानो। ड्रैकुला 2 लोगों के बीच में भटकती दुष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा था और दुष्ट आत्माएं सदियों से ऐसे ही किसी आदेश का इंतजार कर रही थी। बारी ये हो क्या रहा है? नागराज क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बहुत जरूरी मीटिंग के लिए डिनर पर जाना था। सभी चीजें बंद है, चुपचाप घर में खाना खाओ। ये तो शुक्र मनाओ कि घर में खाने पीने का काफी सामान है, क्योंकि अभी तो यह भी पता नहीं कि कितने दिनों तक घर में ही रहना पड़ेगा। यह बदबू कैसी है? ये बदबू खाने की है। सड़ा खाना लाई हो तुम, इसमें तो कीड़े कुल बुला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खाना अभी भी बनाया है। मैं अभी बर्तन धोकर कुछ और बना लाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। यह तो किचन से मम्मी चिल्ला रही है। क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में खून लगा है? हाथ कट गया है क्या? नहीं, नल में पानी की जगह खून आ रहा है। फ्रिज में रखी पानी की बोतल का पानी भी खून बन गया है। खाना सड़ गया है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, बचा ले। बिना खाए पिए हम कितने दिनों तक बचेंगे? बचना है तो हमको ड्रैकुला के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। महानगर वालों की इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। दोस्तों, ये बड़ी कॉमिक्स है तो मैं यहाँ पर इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे नागराज और ड्रैकुला पार्ट 2 में। तो अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जब ये कॉमिक्स मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो इसके 1 घंटे के बाद इसका अगला पार्ट भी, यानी कि नागराज और ड्रैकुला पार्ट 2 को भी उसके साथ में ही अपलोड कर दूंगा ताकि आपको साथ में मिल सके पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, नागराज और ड्रैकुला पार्ट 2।